का सेशन स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है वो है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन आपके सामने आप देख लीजिएगा। इसका आंसर जो सही होगा वो बताएंगे कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना दिया था कांग्रेस, इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसकी थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब लाहौर का अधिवेशन चल रहा था 1929 में, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसी टाइम में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। तो कहां पे? तो लाहौर अधिवेशन में। कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी वो कौन से अधिवेशन में की गई थी, तो आपको बताना होगा कि लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया था। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आजादी जब तक नहीं मिली थी तब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। एकदम ध्यान रखना है। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को ही अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और इस टाइम में अभी यानी कि 2020 में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? अगर करंट में पूछे तो बताना होगा 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। यहां भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन से साल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां पे जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या जो है 450 पहुंच चुकी है। परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, गो आदि के रूप में जो है ये जुड़े हुए हैं। इसलिए संविधान के मूल पाठ में सिर्फ 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जो है इसके अंदर जोड़े गए हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितना हो गई है? तो ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियां हो गई। पहले 8 थी और अब 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिलान करना है, कीजिए मिलान। संघीय सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। आइए इसको डिटेल से थोड़ा सा देखते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है उसी पे चर्चा कर लेते हैं। यहां पे सुमेलित सही है। संघीय सूची जो है इसमें 97 प्रविष्टियां वर्तमान में अभी के टाइम में जो है वो 100 के आसपास है, 100 प्लस की है। राज सूची में जो है 66 प्रविष्टियां हैं। समवर्ती सूची में जो है वो 47 प्रविष्टियां वर्तमान में जो है 52 हो गई है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अब यहां पे एक चीज बता दूं कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची तीनों क्या है? अलग अलग है। बस ये याद रखिएगा। संघ मतलब हो गया पूरे राज्य का हो गया, राज सूची जो राज्य बनाएगी अपनी सूची, समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र दोनों लागू करेगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न शब्दों पे विचार करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा सबसे पहला जो होगा सार्वभौमिक। शब्दों का विचार क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले सार्वभौमिक होगा, उसके बाद समाजवाद होगा, उसके बाद जो होगा धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक होगा। यानी कि सार्वभौमिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पीसीएस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें। आइए डिटेल से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? अगर जाकर देखिएगा प्रस्तावना में तो भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष का उपयोग किया गया है, धर्मनिरपेक्ष का नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत इसमें जोड़ दिया गया था? क्या चीज? समाजवाद। प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया था किस संशोधन के तहत? तो 42वां संशोधन के तहत ही जो है संविधान में, प्रस्तावना में जो है समाजवाद को जोड़ दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नया राज्य बनाने के लिए, संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए तो इसका सही आंसर जो है वो साधारण बहुमत चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर एक राज्य में संवैधानिक संशोधन के लिए एक साधारण बहुमत की जरूरत होती है। नए राज्य के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण करती है, साधारण बहुमत से और कर सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार इस प्रकार के लिए विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान के संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। मतलब क्या है? इनमें से उन अधिकारों का चयन करना जिसमें भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों की नहीं। और नेक्स्ट जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। बस यही है। आइए इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में जो वर्णित है मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यक, ध्यान रखिएगा 29 अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन? तो अनुच्छेद 19 के तहत भाषा और अभिव्यक्ति की और अनुच्छेद 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्गों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराने के तहत भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर भी आप राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। आइए डिटेल से थोड़ा चर्चा करते हैं। उच्चतम न्यायालय के व्यवहार के अनुसार जो व्यवस्था है उसके अनुसार निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्रीय झंडा फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत हर नागरिकों का एक मौलिक अधिकार दिया गया, यानी हर निजी भवन पे आप झंडा तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 19(1)(a) में इसके तहत नागरिकों को जो है ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2002 को जोड़ा गया है। यानी कि 86वां संविधान संशोधन जब किया गया था, एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 के जो नया अनुच्छेद है 21 को जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य में, किसी भी राज्य में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इस क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है मानव का अधिकार शिक्षा का अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट जो है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसमें जो है जो भी ऑप्शन है सारे के सारे ऑप्शन कहीं न कहीं गलत है, सही ऑप्शन नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(11) को के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि पूरे तरीके से आजाद है, कुछ भी कभी भी कहीं भी बोल सकता, पूरे तरीके से है। लेकिन हाँ, बोलने वक्त इतना ख्याल जरूर रखा जाए कि सामने वाले को इस आपके बोले से किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। और सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अतः मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार इसे बना दिया गया था। और इस प्रकार से ए और सी जो है दोनों विकल्प सही होगा, यानी कि सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्दिष्ट सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सही है। और दूसरा समान नागरिक संहिता, यानी 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 4
में दिए गए निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन की जरूरत है। और अनुच्छेद 44 में अगर देखा जाए तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का देने का जो है विशेष निर्देश देता। हालांकि यह भाग जो है 4 में उल्लेखित बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रभाव भी निर्देशिक तत्व जैसा ही है, परंतु यह जो है राज्य द्वारा बाध्यकारी कहीं से भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में नागरिकों को जो मूल कर्तव्य का विवरण है वो संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को के तहत जो है दिया गया है, जिसमें 42वें संशोधन के तहत जो है 1976 के द्वारा संविधान में इसे जोड़ दिया गया था, 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग जो है करते हैं कहां पे? तो इसका सही आंसर होगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत जो है, जिसमें संघ और कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? मतलब क्या है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद किसी कारणवश आकस्मिक मौत हो जाती है, सपोज कीजिए, और दोनों पद खाली हो गया हो, तो भारत के राष्ट्रपति पद पर उस टाइम में किसको बैठाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसी को उस पद पे बैठाया जाएगा, राष्ट्रपति पद पे। अनुच्छेद 65 के तहत यह कहा गया है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाती है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारण से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके ना रहने पर भी उसके न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो होंगे जो उस समय उपलब्ध होंगे। राष्ट्रपति अपना कृत्यों और संपादित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 को यूज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में क्रम क्या है? तो रहने दीजिए, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, हटा दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है और कौन सी क्रिया होती है जिसके बाद यह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है? तो इसका सही आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह क्रिया जो है अधिनियम, यानी कि जो आपका संसद में प्रस्तुत किया जाता है विधेयक, वो अधिनियम में बदल जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो इसका तो सही होगा 13वां होगा, छोड़ दीजिए, अब तो हट है ही नहीं है तो बात ही हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। आइए इसको डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में ही वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है, महान्यायवादी में भी वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होने की आवश्यकता है। भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होता है, एकदम याद रखिएगा
कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु किसी भी सदन में, सदनों के किसी संयुक्त बैठक में या कहें तो संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया तो वो बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, किंतु अपनी मत नहीं दे सकता है, कभी भी अपनी मत नहीं दे सकता है। और ये अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उस पदच्युत करने का इसके अंदर अधिकार भी है, राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महान्यायवादी। ये क्या है, एक गैर सदस्य के रूप में, अभी जस्ट ऊपर ही बताया हूं, संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही के रूप में ये भाग ले सकता है। नेक्स्ट जो है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार फिल इन द ब्लैंक्स अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 माह तक अगर कंटिन्यूअसली यानी लगातार 2 माह तक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो वह जो है वहां के बाद उस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद के तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों के अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या कहे तो निरंतर 4 से अधिक दिनों तक स्थगित के समय में नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट जो है, राज्यसभा में होते हैं, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250 सदस्य जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 80 क में कहा गया कि राज्य के और संघ क्षेत्र में 238 से जो है अनधिक प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति के द्वारा नामित निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी समाप्त होने के विषय नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 38(a) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक जो है अस्थाई सदस्य है, किसी भी तरीके से इसका विघटन नहीं हो सकता क्योंकि यह अस्थाई सदस्य है और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो टोटल 6 वर्षों का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है और संविधान के अनुच्छेद 89(a)(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति, अभी जस्ट ऊपर में ही बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो फिर इसे आगे की कंटिन्यूअसली करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से आप समझ सकें। छोटे छोटे पार्ट में दिमाग के अंदर विदाउट कंफ्यूजन स्टोर कीजिए। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और हाँ, क्या परिवर्तन किया जा सकता है ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपको हेल्प मिल रहा है, शायद आपकी बदौलत किसी और को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।